नमस्कार, शाम के 5 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और मेरे साथ हैं समीर अब्बास। हम शुरुआत करेंगे आज इस बुलेटिन की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। 2026 से 2 चरणों में जातीय जनगणना शुरू होगी, लेकिन इसके बीच ऐसे में 2 चरणों में जातीय जनगणना की जानकारी आ रही है। प्रथम चरण, पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 और दूसरा चरण 1 मार्च 2027। ये इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर। जातीय जनगणना को लेकर लगातार जानकारी विपक्ष पूछता रहा कि कब किया जाएगा, इसके बारे में आप विस्तृत जानकारी दें। तो अभी जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि 2026 से 2 चरणों में जातीय जनगणना शुरू होगी, जिसका पहला चरण होगा 1 अक्टूबर 2026 यानी कि अगले साल से, और द्वितीय चरण, दूसरा चरण होगा 1 मार्च 2027 से। अमोद राय इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमोद, एक बात ये बताइए कि लगातार जातीय जनगणना को लेकर विपक्ष बार बार सवाल कर रहा था, लेकिन उन सवालों को जवाब नहीं मिल पा रहा था। क्या इन तारीखों के जरिए हम ये माने कि विपक्ष को और पूरे देश को एक बड़ा संदेश मौजूदा सरकार ने दिया है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सूत्रों से जो जानकारी मिली है मैं आपको बताऊं कि उसके हिसाब से 2 चरणों में इसको लागू किया जाएगा। और पहला चरण जो जातीय जनगणना का होगा वो 1 अक्टूबर 2026। ये वो राज्य होंगे जो पहाड़ी राज्य हैं, जो बर्फ़ से ढके रहते हैं आधे साल, और वहाँ पर शुरुआत इसकी हो जाएगी 1 अक्टूबर को आधी रात से। और दूसरा चरण जो शुरू होगा 1 मार्च आधी रात से शुरू होगा, वो समूचे देश में, पूरे देश में उसको लागू किया जाएगा। तो अगर हम इसको सिलसिलेवार ढंग से देखें तो जम्मू कश्मीर हो या हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम हो, जहाँ पे बर्फ़ से ढके हुए ज़्यादा हिस्सा रहते हैं, उनमें अगले साल ही यानी 1 अक्टूबर 2026 से इस जनगणना को शुरू कर दिया जाएगा। जबकि पूरे देश में उत्तर प्रदेश, बिहार सरीखे उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक सब जगह ये 1 मार्च 2027 से लागू होगी। और जो लगातार मांग की जा रही थी कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, राहुल गांधी से लेकर विपक्ष के तमाम घटक दल भी इसकी मांग कर रहे थे, तो केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा तो पहले ही कर दी थी, कैबिनेट ने इस पर मुहर पहले ही लगा दी थी। लेकिन अब तिथि आ गई है कि किस दिन से इसको लागू करने जा रही है केंद्र सरकार। तो जो सालों से मांग चल रहा था, एक बड़े समाज के बड़े हिस्से से इसकी मांग की जा रही थी, उसको केंद्र सरकार लागू करने जा रही है। 1 अक्टूबर 2026 को पहला चरण और 1 मार्च 2027 को दूसरा चरण शुरू होगा इसका। जी शुक्रिया अमोद इस जानकारी के लिए। तो विस्तृत जानकारी के साथ इन तारीखों का ऐलान किया गया है और पहले उत्तर भारत के हिस्सों को इसमें शामिल किया गया है जो 2026 में होगा, फिर बाकी हिस्से में 2027 में जातीय जनगणना की जाएगी। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। संसद का मॉनसून सत्र, इसमें सरकार नियमों के तहत ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कराने के लिए तैयार है। वहीं जस्टिस वर्मा पर भी महाभियोग लाने की तैयारी हो रही है। जब से पाकिस्तान के साथ सीज फायर हुआ है, तब से विपक्ष सरकार से ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग कर रहा है। सरकार ने मॉनसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के संकेत दिए हैं। बताया जा रहा है कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर नियमों के तहत चर्चा करने को तैयार है। Government has decided to convene the monsoon session of the parliament from 21st July. सरकार के मॉनसून सत्र के ऐलान के बाद कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से मुलाकात की। सत्र के पहले हफ्ते में ही सरकार भ्रष्टाचार के मामले में फंसे जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। It's a matter related to the corruption in judiciary, so there is no scope for any politicking. There is no scope for taking a separate political position for every party. So we would like to have a united stand. The parliament as a whole will have to come together to discuss this matter and move forward. और राहुल गांधी के सरेंडर वाले बयान पर बीजेपी ने जवाब दिया है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि सरकार से सवाल पूछने पर प्रेम चोपड़ा, परेश रावल जैसे डायलॉग मारे जा रहे हैं। राहुल गांधी जी, आपकी पार्टी और आपके खानदान के कारनामे आजाद हिंदुस्तान के कैलेंडरों में सरेंडर से भरे पड़े। राहुल गांधी जी किसी के आगे सरेंडर कर दें, कांग्रेस ने किया होगा, मगर भारत किसी के आगे सरेंडर नहीं हो सकता।
हम विश्व की एकमात्र ऐसी सभ्यता हैं जो हजारों सालों के आक्रमण के बाद भी आज जीवंत हैं, जिसे आप मानने को तैयार नहीं। महीने भर से जवाब की जगह, माफ कीजिएगा, सस्ते डायलॉग मिल रहे हैं। ये रैलियों का प्रेम चोपड़ा। हम ये पूछते हैं इनसे, भाई रैलियों का प्रेम चोपड़ा डोनाल्ड ट्रंप के आगे क्यों रो पड़ा? क्यों नहीं जवाब देते? चलिए, डोनाल्ड ट्रंप को देने की हिम्मत नहीं है, हम सब आपसे सवाल पूछ रहे हैं, नहीं जवाब देंगे। सवाल पूछने वाला पाकिस्तान की भाषा में बात कर रहा है। सवाल पूछने वाला विपक्ष इस देश के टैक्स पेयर की बिहाफ पे, उसकी तरफ से उसके मन की बात आप तक पहुंचा रहा है। बिहार की राजधानी पटना में नाबालिग रेप पीड़िता की मौत के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। घटना को लेकर कांग्रेस ने आज भी जोरदार प्रदर्शन किया। तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना की हैं, जहां बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान गेट तोड़ने की कोशिश भी की गई, जमकर नारेबाजी की गई। विरोध प्रदर्शन उग्र होने के बाद पुलिस के साथ कुछ प्रदर्शनकारियों की झड़प भी हुई। दरअसल बिहार के मुजफ्फरपुर में एक 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद गंभीर हालत में बच्ची को पटना मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था, जहां बच्ची की मौत हो गई। आरोप है कि समय पर बच्ची को बेड नहीं मिला, जिसकी वजह से लापरवाही ने बच्ची की जान ले ली। मामला अब तूल पकड़ चुका है। विपक्ष से लेकर सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों का कहना है कि नीतीश सरकार पूरी तरह से लापरवाह हो चुकी है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रभारी उपाधीक्षक डॉक्टर अभिजीत को पद से हटा दिया गया है, जबकि मुजफ्फरपुर के श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की डॉक्टर कुमारी विभा को सस्पेंड किया गया है। बच्ची को पहले SKMCH में भर्ती कराया गया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी जासूसों की धरपकड़ जारी है। पंजाब पुलिस ने रूपनगर से एक शख्स को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया। जासूसी के शक में पकड़ा गया जसबीर सिंह एक यूट्यूबर बताया जा रहा है। इस यूट्यूबर की पहचान जसबीर सिंह के रूप में की गई है। इसे पंजाब पुलिस ने रूपनगर से पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि जसबीर सिंह जान महल नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाता है। वीडियो में जसबीर लोगों को स्वास्थ्य के टिप्स देता दिख रहा है। इस बीच जसबीर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो अप्रैल 2024 में अपलोड किया है, जिसमें पाकिस्तान में ज्योति मल्होत्रा एक सूट की दुकान पर नजर आ रही हैं। जानकारी के मुताबिक इसका हरियाणा से गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के साथ ही संपर्क था। ये वीडियो इसकी गवाही दे रहा है। ज्योति के पाकिस्तानी जासूस होने की गुत्थी सुलझाने के दौरान जसबीर का नाम सामने आया है। ये बात भी सामने आई है कि किस तरह से ज्योति पाकिस्तानी एम्बेसी के कर्मचारी दानिश के संपर्क में थी। ज्योति पाकिस्तान के नेशनल डे कार्यक्रम में शामिल हुई थी। माना जा रहा है कि दानिश ने ज्योति की तरह ही जसबीर को भी ट्रैप किया था। और जासूसी के आरोप में घिरी ज्योति मल्होत्रा की तरह ही जसबीर ने भी पाकिस्तान का कई बार दौरा किया। यहाँ पाकिस्तान की सेना और पुलिस उसे स्पेशल ट्रीटमेंट देती थी। जसबीर के साथ पाकिस्तान की पुलिस दिख रही है। उसकी पाकिस्तान में ऐसी खातिरदारी खास लोगों को ही दी जाती है। फिर एक यूट्यूबर को ऐसी सिक्योरिटी क्यों दी गई, ये सवालों के घेरे में है। जसबीर की ये सिक्योरिटी ज्योति की तरह ही थी, जो अपने वीडियो में पाकिस्तान की पुलिस की वाहवाही करती थी। जसबीर भी वीडियो में ऐसा ही करता दिख रहा है। पता चला है कि पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव दोनों को कड़ी सुरक्षा में पाकिस्तान घुमाते थे। दोनों जब भी पाकिस्तान जाते थे, पाकिस्तान पुलिस और पाकिस्तान की एजेंसी हथियारों के साथ दोनों की सिक्योरिटी देते थे। किसी भी नॉर्मल ब्लॉगर को ऐसी सिक्योरिटी नहीं दी जाती, पर इन दोनों को पाकिस्तान पुलिस और आर्मी सुरक्षा देती थी। सुरक्षा एजेंसियों ने कड़ियां जोड़नी शुरू की, जिसके बाद पता चला कि जसबीर पाकिस्तान खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ऑफिसर शाकिर के संपर्क में था। बताया जाता है कि उसने जसबीर को ISI के लोगों से मिलवाया। बताया जाता है कि जसबीर सिंह भी 3 बार पाकिस्तान जा चुका है। उसके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से पाकिस्तान के कई नंबर मिले हैं। उसके अकाउंट खंगाले जा रहे हैं। पाकिस्तान के साथ सीजफायर के बाद भी BSF अलर्ट पर है। BSF के जवान तपती गर्मी में भी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। BSF के जवान दुश्मन और मौसम से कैसे सामना करते हैं, इस पर TV9 संवाददाता ध्वज आर्य ने BSF के IG गर्ग से खास बातचीत की है। BSF अभी भी हाई अलर्ट मोड पर है, यानी कि पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी। सर, मेरा एक सवाल है कि BSF के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती होती है वो होता है पाकिस्तान का दुश्मन, यानी कि जो आपके सामने दुश्मन होता है मौसम, यानी कि तापमान बहुत ज़्यादा होता है और अभी भी तापमान जो है 45 डिग्री से ऊपर है। तो इसको किस तरीके से इन चुनौतियों से लड़ते हैं?
देखिए बीएसएफ के लिए जो चैलेंजेस है मौसम के हों या दुश्मन के हों, ये दोनों ही लगातार ही रहते हैं। कभी ऐसा नहीं कि बीएसएफ के पास चैलेंज नहीं है। वेस्टर्न बॉर्डर पे ख़ास तौर पे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे मेनली हमारे लोग 24 घंटे अलर्ट मोड में रहते हैं। गर्मी सर्दी बारिश तूफ़ान हमारे लिए एक रूटीन है जो होता ही होता है। उससे तो हम लोग यूज्ड टू हैं सारे के सारे। और और सिमिलरली हम जो हमारे दुश्मन है उस पर तो 24 घंटे हमारी निगाह होती है, वो हमारे निगाह में रहता है हमेशा ही। तो उसमें बीएसएफ के लिए एक बड़े नॉर्मल है ये बीएसएफ का एक नॉर्मल काम करने का तरीका है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट से विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है जिसमें सेना के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी केस में निचली अदालत के समन को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि बोलने की आजादी तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सेना पर अपमानजनक टिप्पणी की जाए। हमारे संवाददाता विपिन चौबे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हाईकोर्ट का ये रुख राहुल गांधी के लिए कितनी बड़ी मुसीबत? विपिन, तो उन्हें पेश होना पड़ेगा और इस पूरे मामले की जो अगली तारीख है वो 23 जून 2025 नियुक्त की गई है। इससे पहले इस पूरे मामले में आरोप ये है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने राजस्थान में सेना के खिलाफ एक ऐसी टिप्पणी की थी जो अपमानजनक थी। इस पूरे मामले को लेकर एक वाद दाखिल किया गया था और इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी हाईकोर्ट पहुंचे थे जहां से उनको रिलीफ नहीं मिला। इससे पहले उनको 4 समन जारी हो गए थे और उनको कोर्ट में पेश होना था, लेकिन कोर्ट में ना पेश होते हुए जब जो विपक्ष है जो इसने वाद दाखिल किया था उसने कहा कि इस पूरे मामले में उनके खिलाफ वारंट दाखिल किया जाए और उन्हें बतौर अभियुक्त पेश कराया जाए। तो एक 5वां मौका देते हुए कोर्ट ने कहा है कि अब आपको अभियुक्त के तौर पर कोर्ट में पेश होना पड़ेगा और आपको एक और मौका दिया जाता है और 23 तारीख को आपकी अर्जी को खारिज करते हुए 23 तारीख जून की तारीख नियत की जाती है और आपको पेश होना पड़ेगा। फिलहाल एक बड़ा झटका है क्योंकि राहुल गांधी को कोर्ट से रिलीफ नहीं मिली है इस पूरे मामले में और उन्हें सेना के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में 23 जून को कोर्ट में पेश होकर अपनी सफाई देना पड़ेगा और इस पूरे मामले में अपने वकीलों के साथ उनको पेश होना पड़ेगा। शुक्रिया विपिन आपका इस जानकारी के लिए। पाकिस्तान की पोल खोलने गए सांसदों के डेलीगेशन भारत लौट रहा है और शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे की अगुवाई में यूएई, कांगो, सिएरा लियोन, लाइबेरिया गया डेलीगेशन भारत लौट आया है। TV9 से खास बातचीत में श्रीकांत शिंदे ने क्या कहा है, आइए सुनिए। श्रीकांत जी, आपका जो प्रतिनिधिमंडल था किन किन देशों में गया और उन देशों में क्या क्या संदेश आप देकर आए? सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। पूरे डेलीगेशन में सबसे यंगेस्ट मैं था और एक डेलीगेशन को लीड करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। ये बहुत बड़ी बात है कि भारत की बात अलग अलग देशों के सामने जाकर रखना। यूएई गए हम, DR कांगो गए, सिएरा लियोन गए और लाइबेरिया गए। जब हम इनके पास गए तो किस प्रकार से भारत गए कई दशकों से टेररिज्म से लड़ता आ रहा है, आतंकवाद से लड़ता आ रहा है, कैसे पाकिस्तान के माध्यम से पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म अलग अलग शहरों में भारत के आए दिन हमले करता आया, कितने सारे हज़ारों जाने मासूम जाने इसमें गई, ये बताने का मौका हमें मिला। तो सही मायने में पाकिस्तान किस प्रकार से इस टेररिज्म को पालता है, पोसता है, कैसे स्पॉन्सर करता है और अलग अलग देशों में लॉन्च करता है, ये बताने का मौका हमें मिला। और उन्होंने पूरी संवेदना भारत के प्रति व्यक्त की और उन्होंने कहा कि पूरे ताकत के साथ हम भारत के साथ खड़े हैं और कड़ी शब्दों में पाकिस्तान की और जो टेररिज्म फैला रहा है उनकी आलोचना करने का काम भी इन सारे देशों ने किया। और वहीं जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में दुनिया के कई देशों का दौरा कर लौटी बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने कहा कि पाकिस्तान का सच बताने में हमारा डेलीगेशन कामयाब रहा। TV9 संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे ने उनसे दौरे को लेकर बात की। बीजेपी के वरिष्ठ नेता, सांसद और विदेश गए डेलीगेशन का हिस्सा अपराजिता सारंगी हमारे साथ हैं। मैम, आप लोगों का डेलीगेशन लौट आया लेकिन पाकिस्तान ने अपना जो झूठ है वो फैलाना बंद नहीं किया है और वो ये कह रहा है कि जो डेलीगेशन गया था आप लोगों का कुछ हासिल हुआ नहीं। कुछ तो पाकिस्तान कहेगा, पाकिस्तान का काम है कहना। देखिए, हमने एडवोकेसी की, हमने अपनी बात तथ्य और तर्क के साथ कही। हमने निश्चित तौर पर कहा कि जो OIC के मेंबर्स हैं, जो FATF के मेंबर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के,
आप उन मंचों में हैं, हम उन मंचों में नहीं हैं, भारत नहीं है। ऐसी स्थिति में भारत का जो आतंकवाद के प्रति दृष्टिकोण है या फिर पाकिस्तान का जो रवैया रहा है, इसकी बात आप निश्चित तौर पर उन मंचों पर रखें। और मुझे लगता है, मुझे बहुत विश्वास है, बड़ी विश्वास के साथ मैं कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं बहुत समर्थन मिला और बहुत सकारात्मक परिवेश की सृष्टि हुई। और मुझे लगता है कि हम सबको सकारात्मक रहना चाहिए, कुछ अच्छा ही निकलेगा। तो मलेशिया ने पाकिस्तान की नहीं मानी, भारत की सुनी। मलेशिया ने हमारी बात निश्चित तौर पर सुनी और इसके बाद क्या होता है मुझे लगता है आप देखेंगे। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल फ्रांस दौरा समाप्त कर इटली के लिए रवाना हो गए हैं। उन्होंने कहा कि फ्रांस के साथ कई मुद्दों पर चर्चा और सहमति हुई है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल विदेश दौरे पर हैं। वो कई देशों के उद्योगपतियों और सीईओ से मुलाकात कर रहे हैं। फ्रांस दौरे के बाद पीयूष गोयल अब इटली पहुंचेंगे, जहां सीईओ फोरम में दोनों देशों के कई कारोबारी और स्टार्टअप्स भी मौजूद रहेंगे। इटली रवाना होने से पहले पीयूष गोयल ने क्या कहा, सुनिए। सकारात्मक रवैया है फ्रांस के गवर्नमेंट का, फ्रांस के उद्योग जगत का। वो जानते हैं कि भारत में और भारत के नेतृत्व में एक दूरदर्शिता है। भारत अपने आगे आने वाले विकास की यात्रा में तेजी से प्रगति कर रहा है और उस प्रगति का हिस्सा बनना चाहता है फ्रांस और उनका उद्योग जगत। भारत और फ्रांस के बीच हाल के दिनों में कई बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ है। संभावना है कि आने वाले दिनों में इसमें कई गुना बढ़ोतरी हो सकती है। और नोएडा के सेक्टर 53 में एक युवक को टक्कर मारकर घायल करने वाले थार को पुलिस ने जब्त कर लिया है, लेकिन घटना के 24 घंटे बाद भी आरोपी कानून की गिरफ्त से कोसों दूर है। नोएडा में सेक्टर 24 थाने में खड़ी ये वही थार है जिससे एक युवक को टक्कर मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर 2 दिन से वायरल है। दबंगों की इस गाड़ी को नोएडा पुलिस ने सड़क किनारे लावारिस हालत में बरामद किया। फिलहाल आरोपियों की तलाश में दिल्ली एनसीआर में तलाशी अभियान जारी है। एसएसपी ने आरोपियों को पकड़ने के लिए 5 टीमें लगाई हैं, लेकिन अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। 2 पक्षों में मारपीट हुई, साथ ही एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के ऊपर थार गाड़ी से टक्कर मारने का भी वीडियो वायरल हुआ। पुलिस पूरे मामले को 2 पक्षों की पुरानी रंजिश मान रही है। घटना नोएडा के सेक्टर 53 की है, जब दोनों पक्षों में मारपीट के बाद थार सवार आरोपियों ने पीड़ित सौरभ को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की। 28 सेकंड के इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सौरभ को थार से तेज टक्कर मारी गई। थार की टक्कर से पीड़ित हवा में उछलकर नाली में जा गिरा। हालांकि स्थानीय लोगों ने कार सवार को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो गाड़ी लेकर भाग गया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी आकाश अवाना समेत 4 के खिलाफ मारपीट और 307 का मामला दर्ज किया है। टक्कर में घायल युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। और इधर खबर जयनगर से है, जहां दिल्ली आ रही स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस पर पथराव की खबर सामने आई है। ये घटना अलीगढ़ के पास हुई है। इस घटना की कई तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ट्रेन के शीशे पर किसी ने पत्थर से हमला किया, जिससे कि कांच पूरी तरह से टूट गया। घटना मंगलवार दोपहर की है। अलीगढ़ जीआरपी को शिकायत मिली कि कानपुर रेलवे स्टेशन से छूटने के बाद किसी ने चलती हुई ट्रेन पर पत्थर से हमला किया। अलीगढ़ स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा कर्मियों ने जाकर चेक किया तो पाया कि ट्रेन की बोगी G2 की बर्थ नंबर 39 की विंडो का शीशा टूटा हुआ था। बर्थ नंबर 39 पर बैठी हुई महिला यात्री ने बताया कि वह सकरी से नई दिल्ली जा रही थी। इस घटना में एक महिला यात्री बाल बाल बच गई। पत्थर कब लगा गाड़ी में? कानपुर के पास पहले। कानपुर से पहले? हाँ। अच्छा, चोट तो नहीं है किसी को? नहीं, बच गई थोड़ा सा। इस घटना में गनीमत ये रही कि यात्री को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा है। रेलवे पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब अलीगढ़ के आसपास ट्रेन में पथराव की खबरें सामने आई हो। इससे पहले भी कई बार इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं। वहीं रविवार को गोरखपुर से प्रयागराज जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव की घटना भी सामने आई थी। और यूपी के अमेठी में युवक की गला काटकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि युवक के हाथ पैर रस्सी से बंधे पाए गए। अमेठी के रामा चौहान गांव में चीख पुकार मची है। 22 साल के युवक सागर की हत्या के बाद पूरा गांव सदमे में है।
हत्या की वारदात के बाद भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। संग्रामपुर थाना क्षेत्र के पूरे रामा चौहान गांव की इस घटना के बारे में बताया जाता है कि सागर का शव घर से कुछ ही दूर पड़ोसी अभय सिंह की गौशाला में मिला। बताया जाता है कि दबंगों ने युवक की गला काटकर हत्या की थी। युवक के हाथ पैर रस्सी से बंधे थे और मुंह में कपड़ा भर दिया गया था। मृतक की बहन ने किसी से दुश्मनी की बात से इनकार किया है। कोई दुश्मनी या कोई नहीं, दुश्मनी तो नहीं थी। हाँ, तो आप लोगों ने देखा? हम सुबह में हम लोग ढूंढ रहे तब देखे कमरे में। कहाँ मिला? उन्हीं के मड़हा में। भाई मास्टर के मड़हा में। पुलिस ने घटनास्थल की जांच की है। हत्या के कारणों के हर पहलू की जांच की जा रही है। हथियारों की तलाश की जा रही है। परिजनों के मुताबिक सागर रात के 10 बजे घर की छत पर सोने गया था, लेकिन घर वालों ने करीब 11 बजे उसे खाट पर नहीं पाया। घर वालों ने मोबाइल फोन पर कॉल किया तो वो बंद पाया गया, जिसके बाद सुबह सागर मृत हालत में मिला।